स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आज हम कॉन्सेप्ट्स करेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यूज होंगे थर्मोडायनेमिक्स में इन डिटेल। कुछ बीच में अभी पॉइंट्स बताऊंगा जो थोड़े लर्निंग वाले होंगे। वो लर्निंग वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके प्रूफ्स के फॉर्म में आगे के चैप्टर्स में आएंगे, बट कुछ पॉइंट्स उनके हैं जो आपको पता होने चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हेडिंग डालिए। आज का जो पहला टॉपिक है इसका नाम है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट को आप कैसे समझ सकते हैं, पहले कंसेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स पे चलते हैं। स्पेसिफिक हीट का मतलब है, सपोज करो आपके पास एक बॉडी है, एक बॉडी को आप हीट देते हो। जब एक बॉडी को आप हीट देते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। इट इज बट ऑब्वियस कि जितनी ज्यादा हीट दोगे उतना ज्यादा टेम्परेचर राइज करेगा, इजंट इट? दूसरी चीज, इट इज बट ऑब्वियस कि जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतनी ज्यादा हीट हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे सपोज करो मैंने लिया 100 ml ऑफ वाटर और एक लिया 10,000 लीटर्स ऑफ वाटर। दोनों को सेम हीट दोगे तो किसमें ज्यादा टेम्परेचर चेंज मिलेगा? 100 ml ऑफ वाटर में, क्योंकि वो कम है, उसमें ज्यादा हीट पर मॉलिक्यूल ज्यादा हीट मिलेगी। तो जितना ज्यादा मास ऑफ बॉडी होगा उतना ज्यादा आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी फॉर टू गेट अ राइज इन टेम्परेचर। सो दो फैक्टर्स होते हैं। स्पेसिफिक हीट समझने के लिए ये पॉइंट पता होना चाहिए। साथ साथ लिखिए, मैं बोलूंगा साथ साथ लिखिएगा आप। अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट to be given to body is directly proportional to number 1 mass of body। बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। नंबर 2 टेम्परेचर चेंज ऑफ बॉडी, डेल्टा थीटा। तो किसी भी बॉडी को कितनी हीट दोगे वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एक, कितना ज्यादा बॉडी का मास है, दूसरा कितना ज्यादा आपको टेम्परेचर में चेंज चाहिए। ये दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होगा। मतलब जो डेल्टा क्यू है, अमाउंट ऑफ हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ हीट, डेल्टा क्यू is dependent on mass. It is also dependent on delta theta. So delta Q is proportional to m delta theta. So expression बना delta Q is equal to mc delta theta. ये जो C आया, इस C को हम क्या नाम देते हैं? ये C कहलाता है स्पेसिफिक हीट। ये जो C आपको दिख रहा है ये C कहलाता है स्पेसिफिक हीट। सो स्पेसिफिक हीट को हम कैसे बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट हुआ डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा थीटा। तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? पहली बात, इसके यूनिट्स होंगे जूल पर केजी पर केल्विन। ये SI यूनिट होगा। प्रैक्टिकल यूनिट जो हम इसमें यूज करते हैं वो होता है आपका कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ये प्रैक्टिकल यूनिट, हम सबसे ज्यादा ये यूनिट यूज करते हैं, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। कन्वर्जन क्या है? 1 जूल पर केजी पर केल्विन इज 4200 उल्टा बोल गया। 1 कैलोरी इज 4.18 जूल होता है ना। 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन इज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। 1 कैलोरी को 4.2 जूल लिख दिया अप्रोक्सीमेटली।
1 कैलोरी को 4.2 जूल्स, और किलोग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करूंगा डिनोमिनेटर में, ऊपर 1000 आ गया, 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। सबसे ज्यादा आपका यूनिट जो यूज होगा प्रैक्टिकल, ये यूनिट ज्यादा यूज होगा। इसको डिफाइन कैसे करोगे, मैं फिर हट जाऊंगा, आप लिख लेना, पहले समझ लो। डिफाइन करने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था, 1 रख दिया करो। अगर मैं m को 1 ग्राम रख दूं, डेल्टा थीटा को 1 डिग्री रख दूं, 1 डिग्री केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है, फर्क नहीं पड़ता 1 सेल्सियस में हो केल्विन में हो, तो स्पेसिफिक हीट आ जाएगा डेल्टा क्यू के बराबर। तो स्पेसिफिक हीट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर of 1 gram of substance by 1 degrees, 1 डिग्री केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस। सो क्या बोला, स्पेसिफिक हीट किसके बराबर है, अमाउंट ऑफ हीट के बराबर है, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात सुनो, मैंने यहां पे एक चीज लिखी, सब्सटेंस, ये मटेरियल डिपेंडेंट होगा, ये बॉडी डिपेंडेंट नहीं होगा। जैसे ये एक बॉडी है, इसका कुछ स्पेसिफिक हीट है, अगर इसी बॉडी के सेम मटेरियल की एक बड़ी बॉडी ले लेता हूं, स्पेसिफिक हीट दोनों का सेम होगा। स्पेसिफिक हीट इस पर डिपेंड नहीं करता कि बॉडी कितना बड़ा है, स्पेसिफिक हीट इस पर डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड फॉर 1 ग्राम ऑफ बॉडी। अब ये ओरिजिनल बॉडी जितनी मर्जी बड़ी हो, इसका 1 ग्राम तो उतना ही होगा ना, चाहे 500 किलो पानी हो, उसका 1 ग्राम तो उतना ही होगा, चाहे 100 ml पानी हो, उसका 1 ग्राम तो उतना ही होगा ना। सो इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर सब्सटेंस, मतलब ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मतलब जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट जो है इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर वाटर, ये वैल्यू याद रखनी है, ये जो ऊपर मैंने वैल्यू लिखी है ये वाटर की होती है। फॉर वाटर स्पेसिफिक हीट होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, या फिर 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, या फिर 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, कुछ भी लिख लो। ये जो वैल्यू है ये वाटर के लिए होती है। ठीक है, ये समझ में आया सबको? आपको क्लियर बेटा है सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? ऑनलाइन सब बच्चों को क्लियर है? सो दोबारा, स्पेसिफिक हीट क्या चीज है, ये तब यूज होता है जब किसी बॉडी के आप हीट देके टेम्परेचर बढ़ाते हो। जब आप हीट देते हो तो हीट कितनी दोगे वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहला कि बॉडी का मास कितना है, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी। दूसरा, बॉडी में कितना टेम्परेचर चेंज आपको चाहिए, जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज आपको चाहिए उतनी ज्यादा आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। ये पॉइंट क्लियर? ये एक हो गया। इसके बाद दूसरा, देन आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी। सेकंड पॉइंट जो है वो है मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट, ये जो था स्पेसिफिक हीट, ये जनरली सॉलिड्स लिक्विड्स के लिए यूज होता है। मोलर स्पेसिफिक जनरली यूज होता है गैसेस के लिए, किसी के लिए भी कर सकते हो बट जनरली गैसेस के लिए, क्योंकि गैस में आप मास नहीं डिफाइन करते। मैं ये नहीं बोलूंगा 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, उसको बोलेंगे 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। गैस में हमेशा मोल्स डिफाइंड होते हैं रादर देन मास या वॉल्यूम। तो मास या वॉल्यूम से बेटर रिप्रेजेंटेशन गैसेस में होती है मोल्स की, इसीलिए हम गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट नहीं डिफाइन करते, कर सकते हैं पर जनरली हम क्या डिफाइन करते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट। सो मोलर स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है लॉजिकली? पहले स्पेसिफिक हीट का क्या बताया मैंने? स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस required to specific heat is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius. यहां पे हम क्या बोलेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट, स्टेटमेंट सुनो पहले, इट इज
या मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस, ये भी मटेरियल डिपेंडेंट है। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस is the amount of heat required to raise temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius। वो किसके लिए था? 1 ग्राम के लिए। यहां कौन है? 1 मोल के लिए। सो 1 मोल के लिए जो हीट चाहिए उसको क्या बोलते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट। 1 ग्राम के लिए जो हीट चाहिए 1 डिग्री राइज करने के लिए उसको क्या बोलते थे? स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से। मोलर स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करते हैं कैपिटल सी से। कुछ पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए, जो आपको शायद याद हो, क्योंकि इतनी केमिस्ट्री आई गेस सबको आती होगी। 1 मोल में मास ऑफ बॉडी इन 1 मोल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? मोलर मास। पता है ना? 1 मोल का कितना मास होता है? मोलर मास के इक्वल। ठीक, अब जरा ध्यान दो, इधर यूनिटरी मेथड से सोचो। अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature of 1 gram of substance is small c। यही होता है 1 gram of substance by 1 degree Celsius। इसी तरह से amount of heat required to raise temperature of capital M grams। कैपिटल M माने मोलर मास। मोलर मास मतलब 1 मोल। 1 ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, वो हो जाएगा MC। हाँ कि ना? यूनिटरी मेथड। 1 ग्राम के लिए स्मॉल सी चाहिए, तो M ग्राम्स के लिए कितना चाहिए होगा? MC। इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल सी। ये हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट। सो मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या बना? मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बना मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इतना सबको समझ में आया बेटे? मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट। दूसरी बात एक और रिलेशन कौन सा हम यूज करते हैं, ध्यान दो। आपने अभी पढ़ा डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा, यही पढ़ा? ये रिलेशन था डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। जहां पे भी मैं M लिखूंगा स्मॉल में, उसका मतलब मास ऑफ बॉडी। कैपिटल M लिखेंगे दैट मींस मोलर मास। तो ये जो M है, दिस M इज मास ऑफ बॉडी। अब आपने एक रिश्ता पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री के अंदर, क्या पढ़ा है? मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है कि नहीं होता? M क्या है? मास ऑफ बॉडी। कैपिटल M क्या है? मोलर मास। स्मॉल m क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। यही पढ़ा है बेटा रिश्ता, यही फॉर्मूला पढ़ा है। मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास होता है नंबर ऑफ मोल्स। सब्स्टिट्यूट करो मास इन ग्राम्स की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास इंटू C इंटू डेल्टा थीटा। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स इंटू कैपिटल C इंटू डेल्टा थीटा। तो ये रिलेशन भी बहुत यूज करेंगे। दो ये, तीसरा ये 3 रिलेशन है जो यूज होंगे। मतलब अब कैसे यूज होंगे जरा लॉजिकली सोचो। मैंने क्या बोला? जब ये बॉडी है, इसका मुझे 1 डिग्री टेम्परेचर या कुछ डिग्री टेम्परेचर राइज करना है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा M मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस सब्सटेंस इंटू डेल्टा थीटा। अगर मेरे को गैस के लिए बात करनी है, तो गैस के लिए जब मैं हीट दूंगा कितना टेम्परेचर राइज होगा वो सब निकालना होगा, तो क्या यूज करेंगे? डेल्टा Q मतलब हीट
इज इक्वल टू एन कैपिटल सी डेल्टा थीटा। तो एम सी डेल्टा थीटा या एन सी डेल्टा थीटा, कब में क्या मतलब है? जब मैं एम सी डेल्टा थीटा यूज करूंगा तो एम क्या है? मास, सी है स्पेसिफिक हीट, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर। जब मैं एन सी डेल्टा थीटा यूज करूंगा तो एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल सी यूज होगा अब इनटू डेल्टा थीटा। तो मोल्स की फॉर्म में यह रिश्ता यूज होगा और मास की फॉर्म में वो पिछला वाला रिश्ता यूज होगा। सो डेल्टा क्यू के हीट के क्या फॉर्मूलाज आए? एम सी डेल्टा थीटा। ये कब यूज होगा? जब आपको मास पता होगा और स्पेसिफिक हीट पता होगी, और जनरली सॉलिड बॉडीज और लिक्विड्स वगैरह के लिए यूज होगा। गैसेस जब आ जाएंगी तो जनरली आप ये यूज करोगे एन सी डेल्टा थीटा। यहां पे सी कौन सा होगा? कैपिटल सी। और एम यूज नहीं होगा, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स यूज होंगे। समझ में आई अप्रोच? ऑनलाइन सबको क्लियर है? प्लीज इतना लिखो पहले, फिर हम आगे चलेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट जो है उसका नाम है हीट कैपेसिटी। अभी रुक जाओ, टाइम दूंगा अब आगे का लिखने का। पहले इसका लॉजिक समझो दोबारा। स्पेसिफिक हीट हो चाहे मोलर स्पेसिफिक हीट हो, वो किसके लिए डिफाइंड है? मटेरियल के लिए, सब्सटेंस के लिए। अगली जो टर्म है वो बॉडी के लिए डिफाइंड है, वो सब्सटेंस के लिए नहीं, पूरी बॉडी के लिए डिफाइंड है। इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? हीट कैपेसिटी का मतलब है, स्टेटमेंट समझना पहले, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, मटेरियल नहीं। ये किसके लिए डिफाइंड है? बॉडी के लिए। अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग होगा, भले ही मटेरियल सेम हो। जैसे अगर मैं कह रहा हूं 10 लीटर ऑफ वाटर और 1000 लीटर्स ऑफ वाटर, दोनों की स्पेसिफिक हीट सेम है, दोनों की मोलर स्पेसिफिक हीट सेम है, बट दोनों की हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी। तो हीट कैपेसिटी बॉडी डिपेंडेंट होती है। तो हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature of body by 1 डिग्री सेल्सियस। तो जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतनी ज्यादा हीट दोगे ना। सो हीट कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी का मात्र 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। बात समझ में आ गई? मतलब अगर मैं यूनिटरी मेथड से सोचूं तो इसको क्या बोलूंगा? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ बॉडी by 1 डिग्री सेल्सियस। वो क्या था? स्मॉल सी। सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ m ग्राम्स, स्मॉल m ग्राम ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। वो क्या हो जाएगा? mc। यूनिटरी मेथड, ये क्या हो जाएगा? mc हो जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी आई? हीट कैपेसिटी की। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला कितना आया? हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आया mc। इसमें m क्या है? मास ऑफ बॉडी, c क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी। पिछले में भी mc था, पर उसमें m कौन था? मोलर मास। c क्या है? स्पेसिफिक हीट। समझ में आया? सो स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट मटेरियल्स के लिए होते हैं, हीट कैपेसिटी बॉडी के लिए होती है। अलग अलग बॉडी होगी तो अलग अलग होगा। अगली टर्म जो इसमें हम डिफाइन करते हैं, इसमें मास ऑफ m, मास ऑफ बॉडी है। देखना, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ m ग्राम्स ऑफ बॉडी। सो m जो है वो मास ऑफ बॉडी है। अगली टर्म है वाटर इक्विवेलेंट। W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है पहले समझो, फिर इसको लैंग्वेज में बनाएंगे। पहले ये होता क्या है? वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? सपोज करो आपके पास ये बॉडी है, m ग्राम्स की बॉडी है, m ग्राम्स की बॉडी है। आपने इसको डेल्टा
क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी, हीट सप्लाई की आपने डेल्टा क्यू, उससे आपको डेल्टा थीटा टेम्परेचर राइज मिल गया। कोई बॉडी है, m ग्राम्स की बॉडी है, आपने उसको हीट सप्लाई की, आपको डेल्टा थीटा टेम्परेचर राइज मिला, तो आप लिख सकते हो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा, लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब अगर इस बॉडी की जगह आपके पास पानी होता, है नहीं, अगर इस बॉडी की जगह पानी होता, W मास ऑफ वाटर, तो कितना पानी होता कि सेम हीट देने पे सेम टेम्परेचर राइज मिले? दिस अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्विवेलेंट टू दिस। मतलब ये पेन है मेरे पास, मैंने इसको लेट्स से 5 कैलोरी ऑफ हीट दी और इसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने 5 कैलोरी ऑफ हीट दी और इसका टेम्परेचर राइज हो गया 1 डिग्री। अब इस पेन को हटा देता हूं, इस पेन की जगह पानी ले लेता हूं। कितना पानी लूंगा कि सेम 10 कैलोरी देने पे या 5 कैलोरी जो भी दिया था उसको 1 डिग्री टेम्परेचर राइज मिले? तो दैट अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो जो ये इफेक्ट शो कर रहा है ये सेम इफेक्ट शो करेगा। तो लैंग्वेज में बनाता हूं, मैंने क्या बोला? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी। अगेन अब ये बॉडी के लिए, मटेरियल के लिए नहीं। मतलब स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट किसके लिए थी? सब्सटेंस या मटेरियल के लिए। ये दोनों चीज किसके लिए? बॉडी के लिए। सो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी इज दैट मास ऑफ वाटर which shows the same rise in temperature as shown by the body when given same amount of heat। अब समझ में आया? उतना पानी जो सेम हीट लेने पे सेम टेम्परेचर राइज शो करे, उस पानी को क्या बोलेंगे? इसका वाटर इक्विवेलेंट। ये बॉडी को 5 कैलोरी लेने पे 5 डिग्री का टेम्परेचर राइज मिल रहा था। कितना पानी लूं जो 5 कैलोरी लेने पे 5 डिग्री का राइज शो करे? वो अमाउंट ऑफ वाटर इस बॉडी के लिए क्या हो गया? इक्विवेलेंट। तो उसको बोलेंगे वाटर इक्विवेलेंट। मतलब दोनों ही केसेस में इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू W इंटू 1 इंटू डेल्टा थीटा। 1 क्यों यूज किया? क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होती है? 1। सो आपके पास फ्रॉम 1 and 2 एक्सप्रेशन क्या बना? फ्रॉम 1 and 2 आपके पास एक्सप्रेशन बना MC डेल्टा थीटा इज W इंटू 1 इंटू डेल्टा थीटा। तो वाटर इक्विवेलेंट किसके इक्वल आया? MC के। ओ बेटा ये तो सेम फॉर्मूला हो गया जो इसका आया था हीट कैपेसिटी का। हीट कैपेसिटी का सेम फॉर्मूला आ रहा है। मतलब वाटर इक्विवेलेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू हीट कैपेसिटी if and only if specific heat is in calorie per gram per Kelvin। क्योंकि देखो वो 1 था तभी तो ये रिलेशन आ रहा था। अगर मैं सपोज यूनिट लेता 4.2 जूल पर केजी पर केल्विन, वो क्या था? 4.2 नहीं 4200। अगर मैं वो 4200 यूज करता जूल पर केजी पर केल्विन, तो यहां 4200 आता कि नहीं आता? 4200 इंटू W इज इक्वल टू MC। तो रिलेशन फर्क आ जाता ना। तो ये रिलेशन जो मैंने लिखा ये सिर्फ तब वैलिड रहेगा अगर आप यूनिट्स कौन से यूज करोगे? कैलोरी, ग्राम और केल्विन। अदरवाइज फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास एक बॉडी है, कितना मास ऑफ
वाटर हो, कितना मास ऑफ वाटर हो जो सेम राइज ऑफ टेम्परेचर पे सेम सेम हीट देने पे सेम राइज ऑफ टेम्परेचर शो करे, उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर इक्विवेलेंट। समझ में आ गया? प्लीज लिखो यहां तक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, इसका नाम है लेटेंट हीट। लिखिए साथ साथ, लेटेंट हीट, छुपी हुई हीट। सपोज करो, पहले एग्जांपल समझो फिर इस पे आएंगे। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है? सपोज करो एक बॉडी है, आपने उसे हीट अप किया, आपने एक बॉडी को हीट अप किया। जैसे पानी का एग्जांपल लेते हैं। वाटर, आपके पास आइस है, आइस है, आपने उसे हीट किया, टेम्परेचर जो नेगेटिव में होगा उससे बढ़ेगा, कभी ना कभी जीरो पहुंचेगा, जीरो पहुंचेगा, फिर वो मेल्ट करेगी आइस, आपके पास वाटर मिलेगा, वो भी किस पे होगा? पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर बढ़ते बढ़ते 100 पे पहुंचेगा। तो वाटर एट आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस किस में कन्वर्ट हुई? वाटर एट 0। उसमें भी आपने हीट सप्लाई की बट टेम्परेचर नहीं बढ़ा, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ बट आपने हीट सप्लाई की है। इस हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है? वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि क्या करती है? स्टेट को चेंज करती है, बिना चेंज किए किसको? टेम्परेचर को। ठीक है, लिखो, स्टेटमेंट लिखो। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required, it is the amount of heat required to change the state of a body of 1 gram of body without any change in its temperature. स्टेट चेंज हो, टेम्परेचर चेंज किए बिना। अब सामने देखना, लिखना नहीं, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने क्या बोला? जरा ध्यान देंगे बेटा, सब ध्यान देंगे। ऑफ अ बॉडी की जगह ऑफ अ सब्सटेंस कर लो। ये भी मटेरियल डिपेंडेंट हो गया। 1 ग्राम के लिए, ओरिजिनल जितना मर्जी ग्राम है, जो 1 ग्राम के लिए जितनी हीट चाहिए होगी स्टेट चेंज करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। तो ध्यान दो, लिखना नहीं, समझना। अब जैसे मैंने आपको बोला, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट of 1 gram of body, वो है L। मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ m grams of body, वो कितना हो जाएगा? ml। हाँ कि ना? 1 ग्राम के लिए L चाहिए, m ग्राम्स के लिए कितना चाहिए? ml। मतलब अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला कितना है? ml। ये अमाउंट ऑफ हीट कौन सी है? ये है हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट। कहने का भाव ये कि हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर, वो क्या होती है? mc डेल्टा टी। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, वो कितनी होती है? ml। एग्जाम्पल लेते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल समझते हैं। आपके पास आइस है एट -5 डिग्री सेल्सियस, आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हो स्टीम में एट 110 डिग्री सेल्सियस। आपके पास आइस है, आपके पास आइस है -5 डिग्री सेल्सियस में,
आपने उसे किस में कन्वर्ट करना है? स्टीम में कन्वर्ट करना है एट 110 डिग्री सेल्सियस। क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, कैसे ये कन्वर्जन होगी, अब उस पर देखते हैं। मेरे पास m ग्राम्स ऑफ आइस है। सो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप 1, आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट होगी किसमें? आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। हाँ कि ना? हीट करोगे तो आइस -5 डिग्री सेल्सियस से किस पे पहुंचेगी? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको चाहिए उसके लिए? मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू टेम्परेचर चेंज, 5 डिग्री का टेम्परेचर चेंज। फिर आएगा स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होगा? आपके पास आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब अमाउंट ऑफ हीट कितना होगा? मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, LF लिखा मैंने। LF बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मास इंटू लेटेंट हीट किया। स्टेप 3, अब पानी है आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट होगा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब हीट कितना हो जाएगा? m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर चेंज में क्या लग रहा है? mc डेल्टा t। स्टेट चेंज में क्या लग रहा है? ml। चौथा स्टेप, स्टेप 4, अब वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट हो गया स्टीम में एट 100 डिग्री सेल्सियस। स्टेट चेंज हुई, क्या लगेगा? मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, LV। इसका मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्टेप 4, चौथी चीज क्या होगी? स्टेप 5, फिफ्थ होगा क्या? स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम एट 110 डिग्री सेल्सियस। जो चीज चाहिए थी वो मिल गई, इसको Q5 बोल दिया। यहां क्या होगा? मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्रीज। सबको ऐड कर दो, टोटल हीट कितना होगा? टोटल हीट हो जाएगा सबका सम। बात समझ में आई? सबको जोड़ दीजिए, टोटल अमाउंट ऑफ हीट आ गया। गॉट इट? सो टेम्परेचर में चेंज होगा तो क्या लगेगा? क्या लगेगा? mc डेल्टा t। स्टेट में चेंज होगा तो क्या लगेगा? ml। गॉट इट? अब इसी चीज को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके एंट्रेंसेस में। ग्राफ बना रहा हूं, टेम्परेचर विद हीट। सबसे पहले मेरे पास था आइस एट -5, वो कन्वर्ट हो रहा है आइस एट 0। तो पहले मेरे पास था आइस एट -5, मैंने हीट दी, कन्वर्ट हो गया आइस एट 0। टेम्परेचर लिख रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या हुआ? आइस एट 0 कन्वर्ट हुआ वाटर एट 0 पे, स्टेट चेंज हुई, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, आइस एट 0 कन्वर्ट हुआ वाटर एट 0 पे। तीसरा स्टेप क्या हुआ? वाटर एट 0 कन्वर्ट हुआ वाटर एट 100 पे, वाटर एट 0 कन्वर्ट हुआ वाटर एट 100 पे। कौन से टेम्परेचर पे पहुंच गए? 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए।
फिर क्या हुआ, वाटर एट 100 कन्वर्ट हुआ स्टीम एट 100 पे, वाटर एट 100 कन्वर्ट हुआ स्टीम एट 100 पे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, स्टीम में कन्वर्जन हो गई। चौथी चीज क्या हुई, स्टीम एट 100 कन्वर्ट हुआ स्टीम एट 110 पे। पांचवी चीज स्टीम एट 100, स्टीम एट 110। 110 डिग्री। समझ में आया? मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है ये रिप्रेजेंट कर रही है स्टेट चेंज, हाँ कि ना? ये रिप्रेजेंट कर रही है क्या, सॉलिड से कन्वर्जन हुआ किसमें, लिक्विड में। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लिक्विड से कन्वर्जन किसमें हुआ, गैसियस स्टेट में। मतलब अगर दो अलग अलग मटेरियल्स के लिए ग्राफ बनाता हूं, जिसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ ज्यादा होगी मतलब उसको ज्यादा हीट चाहिए, मतलब उसकी लेटेंट हीट ज्यादा होगी। तो लॉन्गर, तो आप बोल सकते हो लॉन्गर द लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ सेक्शन 1 and 2, सेक्शन 1 ये बोल दिया, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ग्रेटर इज द लेटेंट हीट। ठीक, जितना लंबा उतने लंबी ज्यादा लेटेंट हीट। ये बात भी समझ में आती है क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे क्या है, हीट है ना, तो जो जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ज्यादा लेटेंट हीट होगी। दूसरी चीज, ये जो सेक्शन बचे हुए हैं, ये जो 3 सेक्शंस बच गए, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, इन 3 सेक्शंस में अगर आप ध्यान दो तो ये टेम्परेचर चेंज शो कर रहे हैं। अब आप इस पे देखो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा होता है। सो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा क्यू कितना हो गया, 1 बाय एम सी। डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा क्यू हीट, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई एक्सिस विद एक्स एक्सिस क्या होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ। मतलब इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1/mc। मतलब जो स्लोप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट है। तो ये 2 पॉइंट्स इसके ग्राफ पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये वाला कि स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, दूसरा पॉइंट ये वाला कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन ऐसा बनता है, जैसे सपोज ये आपको 2 बोले, एक ग्राफ ऐसे आया और एक ग्राफ ऐसा आया, ये ए बॉडी के लिए, ये बी बॉडी के लिए, टेम्परेचर वर्सेस हीट का। अब बताओ लेटेंट हीट ए की ज्यादा होगी बी की ज्यादा होगी, बी की, क्योंकि उसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ पड़ी है। बी की लेटेंट हीट ज्यादा है ए के कंपैरिजन में। दूसरा, स्लोप किसका ज्यादा है, ए का बी का। स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस से कितना इंक्लिनेशन है, किसकी ज्यादा इंक्लिनेशन है, बी की। जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी, तो स्पेसिफिक हीट बी की कम होगी स्पेसिफिक हीट ए से। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पेसिफिक हीट। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट सी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, सी से ही कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ बी, स्लोप बी का ज्यादा है, स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ बी इज लेस देन स्पेसिफिक हीट ऑफ ए। इस टाइप के 1 मार्कर्स क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं इस पे। ग्राफ की इंटरप्रिटेशन समझ में आई सब बच्चों को? ऑनलाइन सब बच्चों को ग्राफ की इंटरप्रिटेशन समझ में आई? एकस ग्राफ की इंटरप्रिटेशन क्लियर है बेटे? गुरसिमरन, हरमननाथ, जतिन, जॉयना, अंगद, सबको क्लियर है बेटे? यस सर। प्लीज इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए 2 छोटी छोटी टर्म्स और जो यहीं लिख दो आप। पहली टर्म, अगर सॉलिड से लेकर डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन हो रही है बिना फ्लूइड में आए,
सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैस में कन्वर्जन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। और इसका रिवर्स प्रोसेस, मतलब अगर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो देखो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हीट देनी पड़ेगी। गैस से सॉलिड में हीट क्या होगा, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है तो आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। वो क्या करेगा, हीट इवॉल्व करेगा, बाहर निकालेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं होरफ्रॉस्ट। इसको बोलते हैं होरफ्रॉस्ट। तो पहला टर्म ये लिख लो, सॉलिड टू गैस कन्वर्जन, इसको बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन। और गैस टू सॉलिड कन्वर्जन, इसको हम नाम देते हैं होरफ्रॉस्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। स्टेटमेंट साथ साथ लिखिए। स्टेटमेंट, व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स are brought in contact, when two bodies at different temperatures are brought in contact, then the amount of heat lost by the body at high temperature is equal to the amount of heat gained by the body at low temperature. So दो बॉडीज अगर डिफरेंट टेम्परेचर पे हैं, आप उन दोनों को कांटेक्ट में लाते हो, तो एक बॉडी क्या करेगी, हीट गेन करेगी, दूसरी बॉडी क्या करेगी, हीट लूज करेगी। तो हीट लॉस्ट जो होगा वो किसके बराबर होगा, हीट गेन्ड के बराबर होगा। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, जरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माइंड इट, एग्जाम्पल रट्टा नहीं मारना, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। जैसे सपोज आपको बोला एक बॉक्स है, आपके एक बॉडी है, कोई ब्लॉक है, इसकी स्पेसिफिक, इसका मास है m, इसका टेम्परेचर है T1 विच इज अ हाई टेम्परेचर। मैंने इसको बहुत गर्म कर दिया, गर्म हो रहा है, उबल रहा है एकदम। इसकी स्पेसिफिक हीट अननोन है, लेट्स सपोज। मुझे इसकी स्पेसिफिक हीट निकालनी है। मैं इस प्रिंसिपल से इसकी स्पेसिफिक हीट कैसे निकालूंगा? मैंने क्या किया, मैंने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में भर दिया पानी, पानी का मास मान लिया m1। m1 क्या है, मास ऑफ वाटर। कंटेनर का मास मान लिया m2। m2 क्या है, मास ऑफ कंटेनर। m2 क्या है, मास ऑफ कंटेनर। C2 मान लिया स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर। वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, 1। T2 मान लिया टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कंटेनर। वाटर और कंटेनर, इनका टेम्परेचर मान लिया T2। अब क्या किया मैंने, ये लो टेम्परेचर है, ठंडा है। अब क्या किया, इस बॉडी को उठा के इसमें फेंक दिया। ये बॉडी क्या हो जाएगी, हीट लूज करेगी। पानी और कंटेनर क्या करेगा, हीट गेन करेगा। तो हीट
if body is put in water, then let equilibrium temperature is capital T. तो हीट लॉस्ट कितना हुआ? हीट लॉस्ट होगा mc T1 माइनस T, क्योंकि इसने टेम्परेचर लूज किया। इसका मास कितना था? C m, इसकी स्पेसिफिक हीट अननोन C, और टेम्परेचर में चेंज, इनिशियल टेम्परेचर इसका कितना? हाई टेम्परेचर T1, बाद में कम टेम्परेचर हो गया, कितना हो गया? T। हीट गेन कौन कर रहा है? हीट गेन कौन कर रहा है? वाटर और वो कंटेनर। सो हीट गेन क्या हुआ? वाटर का मास इंटू वाटर की स्पेसिफिक हीट विच इज 1 इंटू टेम्परेचर में चेंज ऑफ वाटर विच इज T माइनस T2, क्योंकि पानी का टेम्परेचर तो बढ़ गया ना, तो पानी का फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा, इनिशियल कम होगा। प्लस कंटेनर ने भी हीट गेन की, कंटेनर का मास m2, स्पेसिफिक हीट कंटेनर की C2, और टेम्परेचर में चेंज उसका भी T माइनस T2। मानते हो? तो कॉमन शॉमन लो, इक्वेट करो। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। m1 प्लस m2 C2 इंटू T माइनस T2, ये हो गया m1 प्लस W T माइनस T2। W क्या है? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर। वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था? mc था ना, तो m इंटू सी क्या हो गया? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर। ये आप डायरेक्टली रिलेशन भी बना सकते हो। मैं क्या बोलूं कि ये जो कंटेनर है इसका वाटर इक्विवेलेंट W है, मतलब अगर कंटेनर ना होता, पानी होता, तो कितना पानी होता? W। तो टोटल पानी कितना हो जाता? m1 ऑलरेडी था, W साथ में होता, तो m1 प्लस W टोटल पानी इंटू स्पेसिफिक हीट 1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ऐसे भी सोच सकते हो, चॉइस आपकी। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब अप्लाई करें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। यहां कर देता हूं, इसके बाद यहां कर रहा हूं अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या बोला? हीट गेन्ड इक्वल टू हीट लॉस्ट। तो mc T1 माइनस T इज m1 प्लस W T माइनस T2। तो आपके पास स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आ जाएगी। माइंड इट, ये फॉर्मूले की फॉर्म में रट्टा नहीं मारना है, लॉजिक पता होना चाहिए। हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में C पता हो, T निकालना हो सकता है किसी में T2 निकालना हो सकता है किसी में W निकालना हो, तो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि एक बॉडी जितनी हीट लूज करेगी, दूसरी बॉडी उतनी ही हीट क्या करेगी? गेन करेगी। समझ में आया? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटे? ऑनलाइन सारे बच्चों को क्लियर बेटा? यस सर। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इसके बाद जो लॉजिक है, इसके बाद जो लॉजिक है वो क्या है? वो है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। लास्ट टॉपिक आज का, गैस की स्पेसिफिक हीट क्या होती है? जैसे नॉर्मल किसी भी बॉडी की स्पेसिफिक हीट है, वैसे गैस की भी स्पेसिफिक हीट होती है। क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय 1 डिग्री सेल्सियस, वही होती है। बट गैस के साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आपने पढ़ा, डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा थीटा, यही पढ़ा। अब देख रहे हो सर N कहां से आ गया? N आया क्योंकि मैंने कैपिटल C लिखा है। या फिर अगर मैं स्मॉल c की फॉर्म में बोलूं तो वो जाएगा डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा थीटा। अब किसी गैस को इफ हीट इज गिवन टू गैस, at constant temperature, अगर आप किसी गैस को हीट देते हो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, सर हीट देते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, पर मैं बोल रहा हूं हीट दो टेम्परेचर कांस्टेंट रखो। ऐसे कैसे? एक्सपैंड करते रहो गैस को। इसको क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। आइसोथर्मल में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है।
किसी भी गैस का जब वॉल्यूम बढ़ता है, ये प्रूफ मैं थर्मोडायनेमिक्स में कराऊंगा, इफ वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस its temperature falls. If volume of system decreases, its temperature rises. कंप्रेशन करोगे तो टेम्परेचर बढ़ता है, एक्सपेंशन करोगे तो टेम्परेचर कम होता है। ये आप पढ़ोगे बड़े होके, और अगले हफ्ते तक थोड़े बड़े तो हो ही जाओगे, एक हफ्ता पुराने हो जाओगे। ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीक, हम प्रूफ भी करेंगे इसका। अभी हम पहले बात करते हैं इसकी। मैंने बोला हीट इज गिवन टू गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका एग्जांपल समझो। सपोज करो एक कंटेनर है, उसमें पिस्टन लगी हुई है, नीचे से आग लगा दी मैंने, उसमें हीट आई तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, मैं साथ साथ उसको कंप्रेस भी कर रहा हूं, एक्सपैंड भी कर रहा हूं। तो जितना टेम्परेचर बढ़ता है हीट आने से, उतना एक्सपेंशन से टेम्परेचर फॉल कर जाता है। तो ओवरऑल चेंज क्या हुआ? 0। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस। इस अगर मैं हीट सिस्टम को दे रहा हूं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब डेल्टा थीटा कितना हो गया? 0। तो उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। डिनोमिनेटर में 0 आ गया, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या हो गई? इनफाइनाइट। इसी तरह से अगर हीट इज टेकन आउट ऑफ सिस्टम, at constant temperature, तब स्पेसिफिक हीट कितनी हो जाएगी? माइनस इनफाइनाइट। हीट देते हो तो प्लस, निकालते हो तो माइनस। और तो प्लस इंफिनिटी भी हो सकता है, माइनस इंफिनिटी भी हो सकता है। एक ही गैस है, अलग अलग कंडीशन में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बदल गई। इसी तरह से अगर आप एडियाबैटिक एक्सपेंशन करते हो, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सिस्टम से ना तो हीट आएगी ना जाएगी, तो उसके लिए स्पेसिफिक हीट कितना हो जाएगा? 0। तो किसी भी गैस का जो स्पेसिफिक हीट है वो कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर इंफिनिटी से लेकर माइनस इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस। ठीक। सो देयरफॉर अ गैस may have any value of specific heat depending on conditions। अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग। इसमें हम 2 स्पेशल टाइप की स्पेसिफिक हीट डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन 2 principal specific heats। इस चीज को जो अब मैं समझाने जा रहा हूं, इसको दिल से याद कर लेना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 2 तरह की स्पेसिफिक हीट डिफाइन करते हैं। नंबर 1, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV, इन 2 कंडीशंस में। नंबर 2, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये होता है CP, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर CP। ये 2 डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन कैसे होगी? वही सेम। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये हमने कैपिटल लिखा है, क्या बोलेंगे? मोल में। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, वो गया CP। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो क्या हो गया? CV। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? स्पेसिफिक हीट of a gas is the amount of specific heat of a gas at constant volume
और प्रेशर दोनों इकट्ठी लिख रहा हूं, इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर of 1 mole of gas at by 1 degree Celsius at constant, अगर वॉल्यूम लिखा है तो वॉल्यूम, अगर प्रेशर लिखा है तो प्रेशर। समझ में आया? इसके कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है? Cp माइनस Cv जो होगा ये R के इक्वल होता है, ये आगे प्रूफ आएगा। R क्या है? गैस कांस्टेंट 8.314 वाला। R की वैल्यू क्या होती है? गैस कांस्टेंट है ये। दूसरा गामा ये होता है Cp बाई Cv, रेशियो ऑफ टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स। इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? गामा। कौन सा मामा? गामा। ये क्या होता है? रेशियो ऑफ टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। Cp जो है वो Cv से हमेशा बड़ा होगा, तो गामा हमेशा 1 से बड़ा होगा। ये सारे पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना काम आएंगे। कुछ वैल्यूज जो आपको याद होनी चाहिए। अभी मैं Cp ग्रेटर देन Cv का भी थ्योरेटिकल आंसर बता रहा हूं। Cp इज ग्रेटर देन Cv, Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। ये आपके स्कूल टेस्ट का 2 नंबर का कंफर्म्ड क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। वाई एक्सप्लेन वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv। ये 101% पेपर में आएगा, चाहे स्कूल टेस्ट में आए चाहे फाइनल एग्जाम में आए, पर आएगा जरूर। समझो क्यों बड़ा होता है, Cp बड़ा क्यों है Cv से। एग्जाम्पल से समझाता हूं। सपोज करो कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, एनक्लोजर बंद होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। आपने 5 कैलोरी ऑफ हीट दी, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हो गया। 1 मोल ऑफ गैस थी, 5 कैलोरी हीट दी, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हो गया, तो Cv की वैल्यू कितनी हुई? 5। अब सपोज करो कांस्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। अब आपने हीट दी, गैस एक्सपैंड हो गई। अब आप अगर 5 कैलोरी दोगे तो क्या 1 डिग्री राइज मिलेगा? एक्सपेंशन से टेम्परेचर थोड़ा फॉल भी तो हो जाएगा, तो अब आपको 5 से ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। लेट्स सपोज 7 देनी पड़ी, तो अब आपने 7 कैलोरी हीट दी, तब आपको टेम्परेचर राइज 1 डिग्री का मिला, तो अब स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या हो गई? 7। तो एट कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट क्या था? ज्यादा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट क्या था? कम। ये एक्सप्लेन करना पड़ता है। कैसे? ध्यान से सुनो, इंग्लिश में ध्यान से देखो। एट कांस्टेंट प्रेशर, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। एट कांस्टेंट वॉल्यूम heat given to system only increases the temperature of system, while in case of constant pressure heat given to system also changes its volume. Therefore, we have to supply more heat to get same rise in temperature. हाँ कि ना? एक्सपैंड हो गया, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, देयरफॉर Cp इज ग्रेटर देन Cv। क्योंकि Cp Cv से बड़ा है, इसीलिए जो गामा है विच इज अ मामा, ये क्या होगा? ज्यादा होगा। अच्छा एक चीज और, ये मत कंफ्यूज हो जाना कि सर ये जो गामा है ये वो वाला है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन वाला ना, ये अलग है। ये गामा अलग है, ये गामा अलग है। ये गामा कहलाता है रेशियो ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। ये अलग चीज है। अब कुछ ऐसी वैल्यूज लिख रहा हूं
जिनकी लर्निंग आपको करनी है, ये आगे प्रूव आएगा, वैल्यूज जो लर्न करनी है। अगर आपके पास मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस का नाम सुना है? मोनो एटॉमिक, जिसके एक मॉलिक्यूल में मात्र कितने एटम्स हो? एक मॉलिक्यूल, जैसे आर्गन, जेनन, ठीक है, ये सब क्या हो गई? मोनो एटॉमिक गैसेस। मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए CV की वैल्यू होती है 3/2R, CP की वैल्यू होती है 5/2R, तो गामा की वैल्यू होती है 5/3 विच इज 1.67 मोनो एटॉमिक गैस के लिए। आगे प्रूफ आएगा, ये प्रूफ्स आएंगे, इन सब के प्रूफ्स आएंगे इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आगे 2 चैप्टर बाद एक चैप्टर है, इसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें इनके प्रूफ्स आएंगे कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए ऐसा क्यों है। अगर बात करें डाई एटॉमिक गैस के लिए, CV की वैल्यू होती है 5/2R, CP हो जाएगा 7/2R, इसके मामे की वैल्यू होती है 7/5, दोनों को डिवाइड कर दिया 1.4। और तीसरा ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक कौन सा होता है? जैसे ओजोन, O3, ठीक है। डायटॉमिक, ज्यादातर तो डायटॉमिक ही होंगी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब, हाइड्रोजन, ये सब डायटॉमिक होती है। ट्राइटॉमिक गैस के लिए 2 केसेस बनते हैं। पहला केस CV होता है 4R, नहीं 3R, और CP होता है 4R, गामा हो जाता है 4/3। ये केसेस क्या हैं ये बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ एक वेग आइडिया दे रहा हूं, आगे प्रूफ्स इन सब के आएंगे। दूसरा केस होता है CV की वैल्यू होती है 7/2R और CP आ जाएगा 9/2R, गामा हो जाएगा 9/7 यानी 1.28। एक चीज नोटिस कर रहे हो, जितनी ज्यादा एटॉमिसिटी है उतने कम गामा की वैल्यू है। तो गामा जो है इट रेफर्स टू एटॉमिसिटी। इससे हमें आइडिया लग जाता है कि किसी गैस की एटॉमिसिटी कितनी है। गामा की वैल्यू को देखने से हमें पता लग जाता है कि गैस मोस्ट लाइकली क्या होगी। सपोज करो मेरे पास किसी सिचुएशन में गामा की वैल्यू 1.6 है, तो मोस्ट लाइकली वो डायटॉमिक और मोनोएटॉमिक का मिक्सचर होगी, क्योंकि उनके बीच की है। मोस्ट लाइकली वो डायटॉमिक और मोनोएटॉमिक का क्या होगी? मिक्सचर। तो जब आप मिक्सचर करते हो तब क्या रिलेशंस होते हैं वो भी देख लो, वो भी आगे वैसे आने थे, पर अभी आप ध्यान दो। अगर आप 2 गैसेस को मिक्सचर कर देते हो तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या हो जाती है? N1CV1 प्लस N2CV2 अपॉन N1 प्लस N2। एक गैस है उसका CV कुछ है, दूसरे का CV कुछ है, एक के N1 मोल्स दूसरे के N2 मोल्स मिला के एक नई गैस बना दी, इसका CV होगा। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कितना होगा? N1CP1 प्लस N2CP2 अपॉन N1 प्लस N2। इसके गामा की वैल्यू निकालनी है तो N1 अपॉन N2 अपॉन गामा इफेक्टिव -1 इज N1 अपॉन गामा 1 -1 प्लस N2 अपॉन गामा 2 -1। ये रिलेशंस याद रखने हैं, ठीक है। सो ये था हमारा कैलोरीमेट्री, हीट। इसके अब न्यूमेरिकल्स हैं, इसके बाद 5-7 वो आपको अटेम्प्ट करने, 4 क्वेश्चन है सिर्फ, वो आपको अटेम्प्ट करने। थ्योरी का एक एक वर्ड नेक्स्ट क्लास तक याद चाहिए मेरे को, तब फायदा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।